हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीन नाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, वापस से हाजिर हूं आपके लिए एक नया चैप्टर का पीवाईक्यू लेकर के। सो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। वैसे हमारे तो बोर्ड के एग्जाम जो है बिल्कुल नजदीक आ चुका है, डर का माहौल है। उसी डर को भगाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ इवोल्यूशन चैप्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना चैप्टर लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं उस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज जो है वो लेकर के आई हूँ, एंड गारंटी के साथ अगर आपने ये सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लिया है, 90 to 95% मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। लगे रहिए, बने रहिए एकदम लास्ट तक, क्योंकि उसमें आपके लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन क्लास 12th की बायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस थ्योरी क्या था बच्चा, जिसको कि चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि बॉडी के हर एक सेल से, है ना, बॉडी के हर एक पार्ट से कुछ जो सेल्स है वो शेड ऑफ होते हैं और वो अपने हेरिडिटरी मटेरियल को रिमूव कर रहे होते हैं, और वही जाकर जाता है गैमेट में और ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, ये कहा था, जो कि पूरी तरह से डिस्कार्ड किया गया है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट हैं यही चार्ल्स डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, और रेडिएशन कहने का मतलब क्या है, इस तरह से अगर रेडिएशन पड़ता है तो इस तरह से ऐसे फैलता है ना। अडैप्टिव रेडिएशन क्या है, इज द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इन अ जियोग्राफिकल एरिया अडेप्टिंग टू डिफरेंट हैबिटेट। एक कॉमन एंसेस्टर है, इससे बहुत सारे, है ना, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग हुआ, इनसे जो अलग अलग स्पीशीज निकले, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज निकले अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में। ठीक है, वो कहलाता है आपका अडेप्टिव रेडिएशन, जिनका एंसेस्टर कॉमन रहेगा और बहुत सारे स्पीशीज हो जाएंगे। एग्जाम्पल है आपके डार्विन्स के फिंचेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिफाइन होमोलोगस ऑर्गन। होमो का मतलब होता है बच्चे सिमिलर, लोगस का मतलब होगा ओरिजिन। वो ऑर्गेनिज्म जिसका ओरिजिन सिमिलर है, वो पार्ट ऑफ द बॉडी जिसका ओरिजिन सिमिलर होगा। ठीक है, फंक्शन सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहलाएगा होमोलोगस ऑर्गन। सेम ओरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, वो होगा आपका होमोलोगस ऑर्गन। फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड वेल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। एना का मतलब होता है डिफरेंट, लोगस मतलब अभी बताया ओरिजिन। एनालॉगस ऑर्गन मतलब डिफरेंट इन ओरिजिन, सॉरी डिफरेंट इन, हाँ डिफरेंट इन ओरिजिन होगा वो। ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन होगा, फंक्शन जो है वो सिमिलर परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन। जैसे विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ कॉकरोच को आप ले लो, तो दोनों का काम उड़ने का है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो है, ओरिजिन जो है, वो वैरी करता है। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये नेचुरल सिलेक्शन का ही आ जाता है, चार्ल्स डार्विन ने जिसको बताया था। इन्होंने कहा था कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, बदल रहा है, बदलते हुए इन्वायरमेंट में हमारे अंदर भी चेंजेस होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तभी जाकर के, क्योंकि इन्वायरमेंट बदल रहा है, उसमें सर्वाइव करने के लिए, उसमें फिट होने के लिए हमें भी चेंजेस लाना है अपनी बॉडी के अंदर। अब यहां पर जो फिटेस्ट है वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की जाती है, ध्यान रखना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म बेस्ट अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट survive and reproduce while others are eliminated. Name the common ancestor of apes and human. कॉमन एंसेस्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ड्रायोपिथेकस है ना। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहां पर एक और चीज आती है, कई बार मैंने बच्चों को हमेशा ये देखा है कि उनको ह्यूमन एवोल्यूशन से बड़ा डर लगता है, वो घबरा जाते हैं, उनको याद नहीं होती है। तो इसके लिए ना मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, आई होप आप लोगों को ये काम करे। कि ट्रिक क्या है बच्चा, डॉक्टर राम, है ना, निमोनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर राम जो कि कहाँ के हैं,
ऑस्ट्रेलिया है इंडियन, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपना होम लिया, ठीक है, होम लिया। और उनकी कुछ हैबिट जो है वो लोगों को पसंद नहीं थी। क्या क्या? हमेशा ही खड़े रहते थे, अकड़े रहते थे ऐसा, और नाग सांप को पालते थे, नाग सांप को पालते थे, है ना। सो इसको अगर हम लोग डिकोड करें, सो डॉक्टर से आ जाएगा ड्रायोपिथेकस, ठीक। राम से आ जाएगा रामापिथेकस, है ना। ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा ऑस्ट्रालोपिथेकस। होम से आ जाएगा होमो, और होमो में आ जाता है होमो। हैबिट से हैबिलिस, हैबिलिस। इरेक्ट से होमो इरेक्टस, ठीक है। नाग से निएंडरथल, निएंडरथल। एंड सांप से सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस, ठीक है। सो अगर इस तरह का कई बार हमें सीक्वेंस लिखने को आ जाता है, या फिर पूछ रहा होता है कि इससे पहले क्या आएगा, इसके बाद कौन आए थे, है ना। तो अगर आपको ये वाली चीज याद है तो बड़ी आसानी से आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलो जी, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स। एज ऑफ रेप्टाइल्स इज मेसोजोइक एरा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का वो है क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस मतलब अभी हमने बात करा सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे, फंक्शन जो है वो जनरली डिफरेंट फंक्शन होंगे, बट कभी कभी सेम फंक्शन हो सकता है। एनालॉगस की हम बात करेंगे, डिफरेंट इन ओरिजिन होगा, हमेशा ही फंक्शन जो है वो सेम होगा, है ना। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक तो ओरिजिन के बेसिस पे आप डिफरेंस बता सकते हो, दूसरा आप फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंस बता सकते हो, तो ये हो गए, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या और डिफरेंस हो सकता है, तो होमोलोगस जो ऑर्गन होते हैं, है ना, वो वैसे ऑर्गेनिज्म डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे होते हैं, जबकि एनालॉगस जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट मतलब एक कॉमन एंसेस्टर और ये ऐसे रेडिएशन हुआ, इस तरह से ऐसे बाहर निकला। सो डाइवर्जेंट एक से, जैसे ये एक हथेली है मेरा, है ना, ये ओरिजिन लेट्स सपोज, सो यहां से एक इस तरह से डाइवर्ज कर गया ऐसे, इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट में क्या होगा, अलग अलग स्पीशीज आ रही है, ठीक है, अलग अलग, जैसे ये एक स्पीशीज, ये और ये सब जो है वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू में, वो कहलाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। सो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म बच्चा, वहां पर जो बिस्टिन बिटुलेरिया जो मॉथ वाला जो एग्जाम्पल था, वो आपको याद है कि उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पहले जो है वो आपके स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब क्या था कि आपके जो व्हाइट कलर के मॉथ थे एंड जो डार्क कलर के मॉथ थे, उन दोनों में से जो है वो फेवर किसको किया जाता था, फेवर हम किसको करते थे, व्हाइट कलर के मॉथ को फेवर किया जाता था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो एशेस वगैरह थे वो सब आपके बार्क पे, रॉक पे इस तरह से इकट्ठे हो गए, और फिर इकट्ठे होने के बाद जो है क्या हो गया कि डार्क कलर का जो मॉथ है वो उसको फेवर किया जाने लगा। तो पहले कुछ और होता था, फिर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ, और उसके बाद किसी और कलर के मॉथ को फेवर किया जाने लगा, यही था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, है ना। सो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म is the phenomenon in which dark colored individual are favored in polluted environment due to natural selection। क्यों पहले जो है ये व्हाइट कलर वाले मॉथ फेवर किए जाते थे, और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है डार्क कलर के मॉथ जो है वो प्रेफर किए जाने लगे, वो इसलिए बच्चा क्योंकि पहले जो है रॉक वगैरह, बार्क वगैरह, है ना। सो इसके ऊपर जब आपके क्या कहूँ, जब आपके मॉथ बैठा करते थे, ठीक है, तो एक डार्क कलर का मॉथ बैठता था और दूसरा लाइट कलर का मॉथ बैठता था, बट क्योंकि हमारा जो बार्क वगैरह है, जो हमारा रॉक वगैरह था, ठीक है, वो जो है वो लाइट कलर के जो मॉथ थे, ठीक है, उसको क्या कर देते थे, कैमोफ्लेज कर देते थे। मतलब वो अगर
आपका लाइट कलर का मॉथ जो है वो रॉक के ऊपर बैठा है तो आप उसको देख करके नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन वहीं पे अगर डार्क कलर का मॉथ बैठा है तो वो पहचान में आ जाता था क्योंकि कंट्रास्ट हो जाता था। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया कि वो जब रॉक के ऊपर जब एशेस चढ़ी तो उसका कलर डार्क हो गया और अब जो है डार्क कलर वाला जो मॉथ है वो कैमोफ्लेज कर पा रहा है। सो ये हुआ, ठीक है। सो डार्क कलर्ड पेपर्ड मॉथ बिकम्स मोर कॉमन इन इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ इंग्लैंड। What is genetic drift? Genetic drift is a random change in allele frequency in a population, especially in small population. हमेशा याद रखना है genetic drift जो है वो small population के लिए होगा, large population के लिए नहीं होता है, ठीक है। एक्सप्लेन अडेप्टिव रेडिएशन, तो अभी हमने कहा था अडेप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर ईच अडेप्टेड टू डिफरेंट इकोलॉजिकल निश। एग्जाम्पल में आपके डार्विन्स फिंचेस हो जाएंगे, है ना। राइट टू डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस ऑर्गन शो करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉगस ऑर्गन शो करेंगे, ठीक है। होमोलोगस में क्या हो जाएंगे, कॉमन ओरिजिन हो जाएगा, है ना, कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा, जबकि कन्वर्जेंट में क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंट एंसेस्टर होते हैं, ठीक है। व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन बच्चे वो ऑर्गन होता है जो कि पहले कभी किसी जमाने में हमारी बॉडी में फंक्शनल था, अब हम उसका इस्तेमाल करना छोड़ दिए, सो अब वो फंक्शन लेस हो गया है हमारी बॉडी में, उसको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। जैसे क्या है, तो हमारे अपेंडिक्स हैं, इसके अलावा एयर का पिन्ना है, पिन्ना के मसल्स हो जाते हैं, है ना, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन एनी टू एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। सो कोई भी इनमें से आप दो लिख सकते हो, ठीक है। एक है फॉसिल रिकॉर्ड, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, कुछ भी इसमें से कोई भी दो उठा करके लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है पहला, एक्सप्लेन लेमार्किज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। सो लेमार्किज्म वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया भाई, लेमार्क ने प्रपोज किया था, क्या नाम था उनका पूरा, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि हम जो भी कैरेक्टर अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं वो हमसे हमारे बच्चों में चला जाता है, ये कहा था उन्होंने, ठीक है। जैसे उन्होंने, अब अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट दे रही हूं तो प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या पॉस्टुलेट दिए थे, वो जो प्रूफ्स होता है उसको पॉस्टुलेट हम कहते हैं। मेन पॉस्टुलेट्स क्या थे, उन्होंने क्या क्या बोले थे, तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बताया था, जैसे कि ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन वगैरह है इसका हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो ये वेस्टिजियल बन गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना, हम जो भी कैरेक्टर को एक्वायर करते हैं वो इनहेरिट होता है हमारे। एग्जाम्पल में क्या दिया उन्होंने, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। इन्होंने कहा कि देखो जिराफ जो है उसका जो नेक है पहले गधे की जैसा ही होता था, छोटा सा, लेकिन क्या हुआ कि ऐसा टाइम आया जो जमीन पे जो है वो जो छोटे हाइट के जो पेड़ पौधे थे वो सब खत्म हो गए, है ना। सो अब पत्तियां जो है वो जिराफ को मिलने नहीं लगी, तो फिर जिराफ ने क्या किया, अपने नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया और इस तरह से इतना स्ट्रेच किया कि उनका नेक जो है वो लंबा हो गया और अब जिराफ में सारे जिराफ के नेक जो है वो लंबे देखने को मिलते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये कैरेक्टर एक्वायर किया था और ये अब उनसे उनके बच्चों में देखने को मिल रहा है, सो इस तरह से उन्होंने प्रूफ दिया। नेक्स्ट आते हैं, डिस्क्राइब डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर जिसको सेलेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो डार्विन ने सबसे पहले क्या कहा, देखा उन्होंने क्या कहा कि देखो बेटा हो क्या रहा है, पॉपुलेशन जो है, हम तो जान ही रहे आबादी कितनी बढ़ रही है, सो पॉपुलेशन दिन ब दिन दुगनी रात चौगनी कमाई होना हो, आबादी बढ़ रही है, ठीक है। सो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर रिसोर्सेस जो हैं वो तो लिमिटेड है, फूड है ना, वो क्या है, वो लिमिटेड है। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, अब इसमें क्या होगा, जितना खाना है उससे ज्यादा लोग हैं, तो अब वो आपस में लड़ेंगे ना, कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा, है ना, तो उसमें
कॉम्पीट अगर कर रहे हैं, किस चीज के लिए, फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उनमें जो स्ट्रांग होगा कहने का मतलब जिसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि फूड की ही लड़ाई चल रही है, ठीक है, और उसमें से कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है, उसने डिसाइड कर लिया कि ठीक है तुम ये खा रहे हो ना, तुम इसी को खाओ, मैं अपना फूड हैबिट ही बदल लेता हूं, तो उसको अब किसी से लड़ने की जरूरत नहीं और वो आराम से सरवाइव कर पाएगा। सो ये जो हैबिट उसने बदला, ये क्या था, ये चेंजेस लाया उसने अंदर, इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएशन। ठीक है, सो ओवर पॉपुलेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेस थे, फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा, फिर क्या होगा, वेरिएशन आएगा, है ना, वेरिएशन आया, स्ट्रगल हुआ एग्जिस्टेंस के लिए, और फिर जिसके अंदर वेरिएशन था वो सरवाइव किया, और जो सरवाइव किया नेचर ने उसको सेलेक्ट किया, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये पूरे स्टेप्स हैं। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। सबसे पहला तो लेमार्किज्म जो है उन्होंने क्या बोला, लेमार्किज्म लेमार्क के थ्रू प्रपोज किया गया, डार्विनिज्म डार्विन के थ्रू प्रपोज किया गया। दूसरा, लेमार्किज्म जो है वो किस चीज पे बेस्ड था, उनका थ्योरी क्या था, बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जबकि डार्विनिज्म का क्या थ्योरी था, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और फिर उन्होंने लेमार्क ने क्या बोला, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन को बोला कॉज ऑफ इवोल्यूशन है, जबकि डार्विन ने क्या कहा, वेरिएशंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो कि इवोल्यूशन को लेकर आते हैं। ये था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हमेशा आता है, हमेशा। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट allele and genotype frequency in a population remain constant from generation to generation in the absence of evolutionary forces। हार्डी वेनबर्ग ने कहा, एक लार्ज पॉपुलेशन ले लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि कोई बाहर की चीजें नहीं हो रही है, ना कोई म्यूटेशन हो रहा है, ना कोई नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, ना ही कोई माइग्रेशन हो रहा है, ना इमिग्रेशन हो रहा है, रैंडमली जो ऑर्गेनिज्म है वो मेट कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं होगी जनरेशन में। ठीक है, ये कहा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रख लेना। म्यूटेशन, माइग्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो होते रहता है ना। इक्वेशन इन्होंने दिया है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर p जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील है, q जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील है। p स्क्वायर की हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये डोमिनेंट इंडिविजुअल होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल होगा। क्यू स्क्वायर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल होगा। 2pq मतलब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं ये। क्लियर है। हाउ डज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म सपोर्ट इवोल्यूशन? सो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म शो हाउ नेचुरल सिलेक्शन leads to evolution. In polluted area of England, dark-colored peppered moths survived better as they were camouflaged against soot-covered trees. ठीक है, लाइट कलर्ड मॉथ वेर ईटन बाय प्रेडेटर्स, यही तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था। दस डार्क मॉथ इंक्रीज्ड इन नंबर, दिस सपोर्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर, इस तरह से एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट आते हैं, डिस्क्राइब फॉसिल रिकॉर्ड एज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। फॉसिल क्या होता है, आर प्रिजर्व्ड रिमेन और इंप्रेशन ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, है ना। एंशिएंट ऑर्गेनिज्म का या तो कोई पार्ट रिमेन है, ठीक है, या फिर उसका कोई इंप्रेशन है, उसको हम फॉसिल कह रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये शो करता है ग्रेजुअल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ट्रांजिशनल फॉर्म, इंडिकेट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये क्या, फॉसिल अगर आपको मिल रहा है तो आप क्या बता सकते हो कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं ऑर्गेनिज्म में, क्या क्या ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं ऑर्गेनिज्म में टाइम बीतने के साथ साथ। ठीक है, ये आपको क्या अलग से बदल गया है, ट्रांजिशनल फॉर्म क्या है वो आपको बताएगा। ठीक है, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स है ना, आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला, हमने रेप्टाइल्स का भी फीचर उसके अंदर देखने को मिलता है, हमें बर्ड्स का भी फीचर देखने को मिलता है, और उसी से हम ये बता पाते हैं कि ये जो हमारा जो बर्ड्स है वो उनके एंसेस्टर कौन है, तो रेप्टाइल्स है। क्लियर है, इंडिकेट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना। एग्जाम्पल में क्या है, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स
from Eohippus to modern horse. Next, what is biological evolution? Mention its two causes. So biological evolution is the gradual change in the genetic makeup of population over generation leading to new species. Biological evolution मतलब bio मतलब living, so living organism के अंदर धीरे धीरे changes आया जिसकी वजह से एक नया species बन गया, है ना, वो biological evolution है. दो कॉजेज हैं, एक है जेनेटिक वेरिएशन मतलब म्यूटेशन और दूसरा आपका नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम. सो अभी ये सारी चीजें हमने डिस्कस करा था. इसके अलावा क्या लिखता है, द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस. ठीक है, when a population deviates from Hardy-Weinberg equilibrium, it indicates that evolution is occurring. मतलब अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी वेनबर्ग के इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है मतलब वहां पर इवोल्यूशन हो रहा है. Thus, mechanism of evolution involves factor that disturb this equilibrium. मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो है वो इन्वॉल्व करेगा वो फैक्टर जो कि डिस्टर्ब करेंगे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को, जिसकी वजह से अलील की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा. ठीक है, डिस्क्राइब 5 फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. माइग्रेशन, ठीक है, जिसको जीन फ्लो भी हम कहेंगे, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, रैंडम मेटिंग अगर नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, है ना. इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन, ये सारे चीजें. एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू केमिकल इवोल्यूशन. केमिकल इवोल्यूशन ये जो वो थ्योरी था जिसको प्रपोज किया था ओपेरन और हेल्डन ने, ये तो थ्योरी था और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, यूरे एंड मिलर ने किया था. ठीक है ना. मेन पॉइंट क्या बताया गया कि सबसे पहले इसमें बताया गया था कि अर्ली अर्थ जो है वो रिड्यूसिंग था, उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा था, अर्थ जो है वो एकदम गन था, खोल रहा था, इस तरह का था. ठीक है, वहां पर जो गैसेस थे वो क्या क्या थे, यहाँ पर ये देखो, यहाँ ये CH4 मीथेन गैस था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था एंड H2O था बेटा. ठीक है, ये था. ठीक है, चलो. हाँ, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हुए सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक से बने आपका फिर उनका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, है ना. और ये सारे प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला था वो क्या था, यूवी का रेडिएशन था और फिर लाइटनिंग थी और वल्केनो इरप्शन था. ये सब जो है एनर्जी के सोर्सेस थे. गैसेस क्या क्या था, मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर का वेपर था. ठीक है, ये तो अर्ली अर्थ का कंडीशन था. फिर क्या हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े और बने मैक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रो पहले बनेंगे, फिर क्या बनेगा, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल बना. मैक्रो मतलब जैसे पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें बनी. फिर न्यूक्लिक एसिड में जो पहला बना वो आरएनए बना. आरएनए बना, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो डिवाइड कर पाया मतलब वो रिप्रोडक्शन हुआ. ठीक है, सो उस तरह से पहला मैक्रो मॉलिक्यूल बना जिसको हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं, सियोसर्वेट कहा जाता है. फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुआ जो वो कैसा था, एनएरोबिक था. एनएरोबिक था, है ना, और हेटेरोट्रॉफिक था. ठीक है, और वो प्रोकैरियोट्स थे. एनारोबिक क्यों था, क्योंकि उस टाइम तक ऑक्सीजन नहीं आया था. फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कब आएगा बच्चा, जब साइनोबैक्टीरिया बनेगा उसके बाद ही फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आना शुरू हुआ है. उससे पहले तक कैसा था, एनारोबिक होते थे. हेटेरोट्रॉफिक थे, है ना, लेकिन ये ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके खाना नहीं खाते थे, इनऑर्गेनिक वैसी सारी चीजें. ठीक है, और प्रोकैरियोट तो हमें पता है. दिस थ्योरी वाज एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड बाय द मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, ये मैंने पहले बता दिया. नेक्स्ट आते हैं, जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा. डिस्क्राइब द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. सो पहला फॉसिल एवोल्यूशन. Fossils show gradual evolution of organism over time and presence of transitional form. Homologous organ जिसका similar origin होगा, different function होगा, इंडिकेट करेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को. एनालॉगस ऑर्गन जिनका की सेम फंक्शन होगा बट डिफरेंट ओरिजिन होगा, शो करेगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को. वेस्टिजियल ऑर्गन जो कि रिड्यूस हो चुका है, नॉन फंक्शनल ऑर्गन हो चुके हैं, है ना, जो कि कभी एंसेस्टर में, हमारे एंसेस्टर में वो फंक्शनल था लेकिन हमारे में नहीं है. सो ये सारे क्या है आपके एविडेंस है एवोल्यूशन के.
नेक्स्ट, एक्सप्लेन स्पेशिएशन एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। स्पेशिएशन मतलब अ प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेशिएशन। फैक्टर्स क्या क्या है रिस्पॉन्सिबल स्पेशिएशन के लिए? तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, है ना। जियोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब एक बैरियर बना दो, जैसे एक पहाड़, और पहाड़ बीच में से टूट गया और बीच में एकदम बड़ा सा खाई हो गया, वहां से पानी बह रहा है, तो पहाड़ कैसे टुकड़े हो गए, तो इधर वाला एक अलग स्पीशीज बन जाएगा, इधर वाला एक अलग स्पीशीज बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, अभी हमने कहा था रैंडम जेनेटिक चेंजेस होगा, स्मॉल पॉपुलेशन होगा इसमें। म्यूटेशन सडन चेंज हो जाएगा जेनेटिक वेरिएशन में। नेचुरल सिलेक्शन जो है ये फेवर करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब सेम स्पीशीज के होके भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जीन प्रिवेंट कर रहे हैं जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत 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 टाइम रिपीट हुआ है आपके बोर्ड में, है ना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके। पहला है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी हमने पूरी बात कर ली है, ठीक है। सो डार्विन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया। मेन पॉइंट क्या था? ओवर पॉपुलेशन, फिर लिमिटेड रिसोर्सेज, फिर वेरिएशन, फिर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिर नेचुरल सिलेक्शन। एग्जाम्पल जो इसको सपोर्ट कर रहा होता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। फिर लेमार्क की थ्योरी अभी हमने बात करा, लेमार्क जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने इनको किया था। पोस्टुलेट क्या था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एग्जाम्पल में दिया था जिराफ का लॉन्ग नेक, ठीक है। क्यों लेमार्किज्म को रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चा, ये जो हम पियर्सिंग करा रहे होते हैं, हम बचपन में करा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमसे हमारे बच्चों में भी हो जाता है, वो चला जाता है और बच्चे जब पैदा होते हैं तो कान में छेद लेकर के आ रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। सो रिजेक्शन के बहुत सारे रीजन थे, लेकिन किसने प्रूफ किया कि ये गलत है, आपने गलत बताया है? ये है साइंटिस्ट जिनका नाम है वीजमैन। थ्योरी वीजमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने चूहे पर काम किया था और उन्होंने क्या किया था, चूहे के लगभग 21 जेनरेशन तक उन्होंने चूहे का पूरे कपल का क्या किया था, टेल कट करके उनको रिप्रोड्यूस कराते थे, ये सोच करके कि नेक्स्ट जनरेशन में जो उनका बच्चे आएंगे वो विदाउट टेल होंगे। 21 जनरेशन तक उन्होंने सेम काम कराया, लेकिन कोई चेंजेस नहीं मिला। 22वें जनरेशन में भी जो बच्चा पैदा हुआ था वो कैसा था? विथ टेल था। सो इस तरीके से उन्होंने डिस्कार्ड करा लेमार्क की थ्योरी को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लेन हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, हमने बहुत बार रिवाइज किया है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्राइब ह्यूमन इवोल्यूशन, तो इसका ट्रिक मैंने अभी आपको बता दिया है। डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया में होम लिए थे, हैबिट थी उनकी इरेक्ट होकर के खड़े होने की, एंड नाग सांप को पालते थे। सो डॉक्टर से ड्रायोपिथेकस, राम से रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होम से होमो, हैबिट से होमो हैबिलिस, इरेक्ट से होमो इरेक्टस, नाग से होमो निएंडरथल, एंड सेपियन से होमो सेपियन सेपियंस, ठीक है। चलो जी, हाँ, explain mechanism of evolution involves factor that cause change in allele frequency in a population. Major mechanism क्या है? Mutation, genetic recombination, gene flow, genetic drift, natural selection, ये सारी चीजें। और ये सब क्या है? ये वो फैक्टर हैं जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब कर रहा होता है, ठीक है। डिस्क्राइब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यूजिंग होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। सो होमोलोगस ऑर्गन सिमिलर ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, और सिमिलर इन फंक्शन भी हो सकता है। बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे सवाल एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। इंडिकेट करेगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस में आ जाएंगे आपके डिफरेंट ओरिजिन, स्ट्रक्चर जो है वो, फंक्शन जो है वो सेम हो जाएगा, है ना। इंडिकेट करेगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू। पहला है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, मेरे साथ साथ आप भी आंसर कीजिए, इसका आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन, ठीक। अकॉर्डिंग टू डार्विन evolutions occur ड्यू टू natural selection, ठीक है। which of the following is an example of homologous organ? flipper of whales and forelimb of human, yes। analogous organ indicates, एनालॉगस ऑर्गन इंडिकेट्स, अभी हमने कहा एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना, and homologous divergent evolution. Industrial melanism was best observed in,
किसमें? पेपर्ड मॉथ में। Which of the following is not a condition of Hardy-Weinberg equilibrium? Natural selection, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए natural selection, ठीक है। The Hardy-Weinberg equation is p square plus 2pq plus p square plus 2pq plus q square is equal to 1. Genetic drift is most effective in drift है, genetic drift है small population. Next, vestigial organ, reduced and non-functional organ. Which of the following is a vestigial organ in human? Appendix. Evolution of different species from a common ancestor in a geographical area is called. Evolution of different species from a common ancestor in a geographical area. Different species फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना। देखो कॉमन एंसेस्टर है और डिफरेंट स्पीशीज है, मतलब कुछ ऐसा, कॉमन एंसेस्टर एंड डिफरेंट स्पीशीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट, द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड ह्यूमन इज, स्टार्टिंग वाला ड्रायोपिथेकस। द एज ऑफ रेप्टाइल इज मेसोजोइक। फॉसिल, ये क्या हो गया? Fossil provides evidence of evolution because they show gradual change over time. Yes. Which factor introduce new allele in a population? Which factor introduce new allele in a population? Mutation. सडन चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो जी, एंड क्या क्या है? हॉट PYQ, होमोलोगस ऑर्गन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन आता है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म और नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हार्डी वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन एंड फॉसिल एविडेंस, ये आ जाता है। सो विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है इवोल्यूशन चैप्टर के सारे PYQ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर आंसर, MCQ कर लिया। सो अगर आपने ये पूरा प्रिपेयर कर लिया बच्चा, मैं गारंटी देती हूँ कि 90% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं इस चैप्टर से। सो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।